हेलो दोस्तों, 2022 में श्रीलंका में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया। सोशल मीडिया वेबसाइट्स बंद कर देगी और पूरे जजीरे में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। हजारों लोग सड़कों पर एहतजाज के लिए निकल रहे थे। मुल्क में ईंधन और खुराक की किल्लत थी, लोग मुश्तिल थे और श्रीलंका एक बड़े माशी बहरान से गुजर रहा था। इसके पीछे क्या वजूहत थी, आए समझने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका में बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके थे। इमरजेंसी के साथ साथ उन्होंने 36 घंटे की पुलिस कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। खुराक की कमी के अलावा लोगों को पेट्रोल और डीजल की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा था। श्रीलंका में मुश्तिल लोगों ने सदर की रहाइश गाह पर भी हमला करने की कोशिश की। वहां इनको पानी की तोपों और आंसू गैस का सामना करना पड़ा। ये वो लोग हैं जो हकीकत में कुछ कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ मुल्क छोड़ने का सोच रहे थे। लेकिन अब बहुत हो गया। पहले श्रीलंका की इस वक्त की सूरत हाल को समझे। फरवरी 2022 में श्रीलंका के गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर सिर्फ 2.3 मिलियन डॉलर थे। जनवरी 2020 के मुकाबले में ये सिर्फ 70% से नीचे गिर गया था। ठीक है, अगर किसी भी मुल्क के पास गैर मुल्की करेंसी का जखीरा कम है, इसके लिए सामान दरामद करना, इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। श्रीलंका में गैर मुल्की करेंसी के जखायर की मौजूदा सतह के साथ ये सिर्फ एक माह की जरूरियात को पूरा करने के लिए सामान दरामद कर सकते थे। इसके अलावा श्रीलंका से 4 मिलियन डॉलर के कर्ज की अदायगी बाकी थी। अगर इसमें मैं बात करूं 20 साल पहले पाकिस्तान की माशियत के बारे में सोचूं, पाकिस्तान में हम दरामदी जो इंपोर्ट करते थे सामान को लग्जरी आइटम्स के तौर पे सोचते थे। ठीक है, जिस तरह से आपके पास इंपोर्टेड कार हो गई, फिर आपके पास इंपोर्टेड फोन, लैपटॉप, ये सारी चीजें हो गई, हम लोग इनको लग्जरी के तौर पर लेते थे। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका की माशियत की बुनियादी मसनूहात के लिए भी वो इंपोर्ट पर डिपेंड करना शुरू कर दिया था। मिसाल के तौर पर इनके पास चीनी, अनाज, मेडिसिन, श्रीलंका को ये दूसरे मालिक से दरामद करना पड़ रहे थे। गैर मुल्की करेंसी के कम ज़खायर की वजह से इनको दरामद करना भी मुश्किल होता जा रहा था। बहुत ज्यादा महंगाई है। सिर्फ मार्च 2022 एक महीना श्रीलंका में 25% महंगाई देखी गई। लोगों को बुनियादी अशिया की खरीदारी में भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मिसाल के तौर पर इनको चावल, चीनी, दूध, दाल, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा महंगी मिल रही थी। श्रीलंका के एक कारकुन ने बताया कि श्रीलंका में चावल की कीमत एक हफ्ते के अंदर 550 LKR तक पहुंच सकती है। अब ये LKR श्रीलंका की जो करेंसी है, श्रीलंकन रुपी, उसको LKR बोलते हैं। अब LKR में अगर पाकिस्तान की उससे लगाऊं, 1 रुपया पाकिस्तानी रुपी जो बनता है आपका श्रीलंका में 1.09 LKR, तकरीबन सेम ही है। आज चावल की कीमत श्रीलंका में जो है 290 रुपीज पर LKR है। ठीक है, इसी तरह चीनी की कीमत 290 रुपीज है। दूध का पाउडर जो आपका है वो आपका 790 रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से कुछ रेस्टोरेंट्स में भी आपको एक चाय का कप 100 LKR में मिल रहा है। श्रीलंका के एक स्कूल टीचर ने कहा, इसके घर में 3 लोग हैं, इनके खानदान का माहाना खर्चा हुआ करता था 33,000 LKR। लेकिन पिछले माह, अगर मैं फरवरी की बात करूं, पिछले माह इनका जो महीने का जो खर्चा हुआ 83,000 रुपीज LKR में हुआ। दूध के पाउडर की भी कमी है, लोगों के पास चावल, दाल, हसूल और इनका हसूल मुश्किल होता जा रहा है। इसके ऊपर बिजली का मसला, बिजली का बहरान, ईंधन दूसरे ममालिक से दरामद कर रहे हैं। लोगों को दिन में सिर्फ 4 घंटे बिजली मिल रही थी, बिजली की बहुत कटौती थी। श्रीलंका के वजीर तवानाई ने अहकाम को हदायत की, बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी जाएं ताकि हालात को कुछ कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह से अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस भी एक हफ्ते में एक दफा प्रोवाइड की जा रही थी, और जिसमें गैस का सिलेंडर
3000 LKR سے بڑھ کے 4200 LKR تک پہنچ چکا تھا۔ ایندھن کے اسٹیشنوں کے باہر بھی لمبی قطاریں دیکھنے کو نظر آ رہی تھی۔ اس سے اخبار اور پرنٹنگ کی صنعت کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا۔ اخبارات کو اپنے پرنٹس کو کم سے کم کرنا ہوگا۔ پرنٹنگ میٹیریل کی کمی کی وجہ سے اسکولوں کے امتحانات کو بھی ملتوی کرنا پڑا۔ اس شدید خوراک اور معاشی بحران کی وجہ سے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے تھے۔ 2022 میں سری لنکا نے ہندوستان سے $1 بلین کی کریڈٹ لائن کی درخواست کی تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے بنیادی اشیاء درآمد کر سکیں، لیکن ہندوستان واحد ملک نہیں تھا جن سے سری لنکا نے مدد مانگی۔ انہوں نے مدد کے لیے چین سے بھی رابطہ کیا۔ سری لنکا آلریڈی چین کے قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سری لنکا کو چین کے کئی قرضوں کی ادائیگی کرنی پڑ رہی تھی۔ سری لنکا نے چین سے درخواست کی اور چین سے $2.5 بلین کی کریڈٹ لائن کے لیے، اور اس کے علاوہ IMF اور ورلڈ بینک سے بھی وہ بات چیت کر رہے تھے۔ یہاں سے سب سے بڑا سوال یہ ہے، ایسا سارا ماحول کیوں ہوا؟ ایسی سچویشن کیوں کریٹ ہوئی؟ کیا وجوہات ہیں کہ سری لنکا کی اب یہ حالت ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، کچھ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، کچھ میں آپ کو مین ریزنز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ 2018 میں سری لنکا ٹورزم کے لیے دنیا کی سرفہرست مقامات میں سے ایک تھا۔ لاکھوں غیر ملکی سیاحوں نے اس ملک کا دورہ کیا۔ خاص طور پہ 2018 سری لنکا کے لیے ایک ریکارڈ توڑ سال تھا جس میں لاکھوں لوگوں نے سری لنکا کا وزٹ کیا۔ 2.3 ملین غیر ملکی سیاحوں نے سری لنکا کا دورہ کیا۔ سری لنکا کی معیشت کا تقریباً 12 سے 13% ٹورزم پر انحصار کرتا ہے۔ پھر اپریل 2019 میں ملک میں کئی بم دھماکے ہوئے۔ اب یہ ایسٹر ڈے بومبنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کئی شہروں میں 3 گھر، گرجا گھر، 3 ہوٹلوں اور ڈیفرنٹ جگہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکوں میں تقریباً 270 افراد جاں بحق ہوئے، ان میں 45 غیر ملکی بھی تھے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک دن نے سری لنکا کی سیاحت کو، ٹورزم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ 8 خودکش حملہ آوروں نے بم دھماکوں کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ سیکنڈ بگیسٹ ریزن، اس کے بعد مارچ 2020 میں کووڈ نے پوری دنیا پہ حملہ کر دیا۔ پوری دنیا میں سیاحت کو بند کرنا پڑا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا، ملک کی معیشت کا 12 سے 13% ٹورزم پہ انحصار کرتا تھا سری لنکا کی۔ پورا شعبہ تباہ ہو گیا۔ اس کی مزید جو وجوہات ہیں، حکومت سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی۔ سری لنکا کے صدر گوتابایا راجا پاکسے 2019 کا الیکشن جیت کر اقتدار میں آئے۔ اپنی صدارتی مہم میں انہوں نے ملک میں اقتصادی ترقی کی بحالی کا وعدہ کیا۔ ایک اور وعدہ انہوں نے جو کیا وہ تھا ویٹ کا، ویلیو ایڈیٹنگ ٹیکس۔ ویلیو ایڈیٹنگ ٹیکس کو کم کر کے نفس کرنے کا وعدہ کیا۔ اس سے پہلے 15% ویٹ وصول کیا جاتا تھا۔ اس کی سادہ سی ایک وجہ یہ تھی، اگر لوگوں نے ٹیکس کم دیا تو وہ زیادہ خرچ کریں گے، اور جب کنزمپشن میں اضافہ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی معاشی حالات بھی ان کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ منطق تو ان کی سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد بہت معاملات میں کامیابی بھی حاصل کی، لیکن اسے صحیح وقت کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت تھی۔ صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ صحیح صورتحال کو سمجھتے ہوئے یہ ٹیکس کٹوتی 1 دسمبر 2019 سے نافذ عمل ہونی تھی۔ 3 ماہ بعد کووڈ نے جو حملہ کیا پوری دنیا میں، منطق یہ تھی کہ ٹیکس میں کمی سے لوگ اپنی کنزمپشن کو بڑھا دیں گے، لیکن لاک ڈاؤن کے ساتھ لوگ چیزیں کھانے کے لیے باہر نہیں جا سکتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی کنزمپشن بھی نہیں بڑھا سکے، اور نہ ہی معاشی ترقی کو اضافہ ہوا، اور حکومت کو بھاری ریونیو کا نقصان اٹھانا پڑا۔ سری لنکا کا عوامی قرضہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ 2019 میں قرض GDP کا 94% تھا۔ 2021 میں یہ GDP کا 119% تک چلا گیا۔ ان کے صدر ماسٹر سٹروک لے کے آئے۔ 2019 کے انتخابات میں انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ ملک کے زراعت کو آرگینک میں تبدیل کر دیں گے۔ اپنی مہم میں انہوں نے اس بارے میں بات کی کس طرح 10 سالوں میں وہ زراعت کو 100% آرگینک ایگریکلچر پر منتقل کر دیں گے۔ راتوں رات مصنوعی کھادوں اور کیڑے مار ادوات پر ملک بھر میں پابندی لگ گئی۔ وہ
चाहते थे कि मुल्क रातों रात बन जाए। इस फैसले की एक और वजह थी दरामदात को कम करना। इंपोर्ट को उन लोगों ने बहुत हद तक खत्म कर दिया था। ऐसे फैसलों को सियासतदानों के चाहने वालों ने जुर्रतमंदाना करार दिया, लेकिन ये अचानक जुर्रतमंदाना फैसले अक्सर सोचे समझे बगैर होते हैं। मुल्क में हकीकी तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता और मनसूबाबंदी के साथ आती है। ऑर्गेनिक खुराक के बारे में बात करें तो ये माहौल के लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, ये ज़्यादा पायदार है। लेकिन जब बात ऑर्गेनिक काश्तकारी की जाए तो वो आप एक कलील मुद्दत में एक अच्छी कारकर्दगी नहीं ले सकते हैं। कहा जाता है कि कलील मुद्दत में पैदावार 20 से 30% तक गिर सकती है। खाद और कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल ना करने की वजह से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। श्रीलंका एक ऐसा मुल्क था जो चावल की पैदावार में भी खुद कफील था। चावल दरामद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पाबंदी के 6 माह के अंदर हुकूमत को चावल दरामद करने के लिए $450 मिलियन खर्च करना पड़े। श्रीलंका में चाय की बड़ी पैदावार होती थी। हम सब जानते हैं चाय हर कोई कहता है कि श्रीलंका से आती है, और चाय दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी की जाती थी। हुकूमत के लिए गैर मुल्की करेंसी का एक बड़ा जरिया चाय की बरामद भी थी। पाबंदी से चाय की फसल भी तबाह हो गई। ये सुनने के बाद आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अच्छी चीज़ नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम मांगती है। ऑर्गेनिक काश्तकारी जो है ना, यकीनी तौर पर आपकी सेहत के लिए बेहतर है, माहौल के लिए बेहतर है। अगर इसे बगैर सोचे समझे बनाया गया है, बगैर मनसूबाबंदी के बनाया गया है, तो डेफिनेटली ये आपको लॉस देगी। श्रीलंका के माशी बहरान के पीछे एक और वजह फूड माफिया। हुकूमत का दावा है कि फूड माफिया खुराक की जखीरा अंदोजी कर रहा है, यहाँ तक कि बुनियादी अशिया के लिए भी ब्लैक मार्केट है। जिस तरह से आपके पास चावल, चीनी, दालें, और फिर आखिरी वजह आती है गैर मुल्की कर्ज। ये श्रीलंका के लिए तारीखी तौर पर हमेशा एक मसला रहा है। ये सालों से चल रहा है। 2017 में श्रीलंका का कुल कर्ज $64 बिलियन था। हुकूमत की आमदनी का 95% कर्ज की अदायगी के लिए चला जाता था। 2020 में कर्जा $51 अरब था, और श्रीलंका ने इस कर्ज की अदायगी के लिए गैर मुल्की करेंसी की दरामदात पर पाबंदी लगाई थी। मैं आपको एक और बात बताता चलूं, पाकिस्तान में हमारे सियासी लीडर्स कहते हैं कि हमें निजकारी की तरफ जाना चाहिए। आओ मैं आपको इसके फायदे भी थोड़े से बता दूं। निजकारी इज द प्राइवेटाइजेशन। तो श्रीलंका ने भी वो किया। इन्होंने अपना एक पोर्ट हेम्बेनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट के नाम से, जो कि ये नवंबर 2010 में बनाया गया था 1.3 बिलियन की लागत के साथ चीन से कर्जा लेकर, लेकिन इस बंदरगाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा और श्रीलंका कर्ज वापस ना कर सका। इसलिए नई हुकूमत ने ये फैसला किया बंदरगाह के 80% की निजकारी की जाए, मतलब 80% प्राइवेट कंपनियों को फरोख्त दिया गया। बोली लगाने के बाद बंदरगाह के स्टेक किस कंपनी ने खरीदे? चाइना मर्चेंट पोर्ट नाम की एक कंपनी, चीनी कंपनी ने सारे स्टेक्स परचेज किए। 2017 में इस मुआहदे पर आखिरकार दस्तखत कर दिए गए। 70% स्टेक चाइनीज मर्चेंट पोर्ट को फरोख्त कर दिया गया। इस सारी सूरत हाल में 2023 सितंबर की अगर मैं बात करूँ, आज श्रीलंका $1 इज इक्वल टू 322.72। डिफॉल्ट करने के बाद श्रीलंका की करेंसी इतनी ज़्यादा गिर गई। हर वो चीज़ जो वो दरामद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा महंगी होती गई। ये बदले में मजीद महंगाई का सबब बनती गई। सूरत हाल की अगर मैं ताज़ा तरीन अपडेट्स दूँ, इस वक्त 2022 की अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, 3 अप्रैल को हुकूमत में शामिल तमाम 26 वज़रा अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को जमा करवा चुके थे, सिवाय सदर और प्राइम मिनिस्टर के, जो कि दोनों भाई हैं, जो कि मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे थे। लोग कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के लिए सड़कों पर निकल रहे थे, और इसके बाद आपने देखा कि लोगों ने घरों से निकल आए और इमारतों और ऐवान सदर को तबाह करके रख दिया। मुझे उम्मीद है कि श्रीलंका को क्रेडिट लाइन दी जा रही है। इसके बाद अगर मैं मुकाबले में बात करूं, 2022 में बैनुल अक़वामी जो टूरिस्ट थे 7,20,000 टोटल टूरिस्ट आए थे 2022 में। जून 2023 में
6 لاکھ ٹورسٹ سری لنکا میں آ چکے ہیں. سو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اپنی معیشت کو دوبارہ پٹری پر لانے کے قابل کر دے. اسی طرح سے میرے چینل کو دیکھتے رہیے گا اور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو تمام آنے والے اسی طرح سے جو سٹوریز ہیں انفارمیشنز ہیں آپ کو ملتی رہیں. تھینک یو.